हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। एवरेज की दूसरी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जो भी अभ्यर्थी मेरी एवरेज की प्रथम क्लास को नहीं किए होंगे तो प्लीज़ आप सबसे पहले एवरेज की प्रथम क्लास को जाकर जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, आज के हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मेरा जो पहला क्लास था वो था बस थ्योरी बेस्ड था, और आज का भी जो एक क्लास होगा ये भी मेरे भाई थ्योरी बेस्ड होगा। तो बस आप लोगों को फॉर्मूला कतई नहीं याद करना कि कौन सा फॉर्मूला कैसे आता है, आप लोगों को बस उसी चीज़ पे टारगेट करना है। आज के क्लास के बाद दोस्तों हम लोग आएंगे सीधा सीधे अपने क्वेश्चंस के ऊपर, और मैं उन सारे क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आप लोगों की दोस्तों क्वेश्चन की धज्जियां मैं उड़ा देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बस सब शुरुआत करते हैं इस एपिसोड की। बस एक छोटा सा क्लास होगा थ्योरी की, उसके बाद दोस्तों जो थर्ड जो क्लास आएगा ये लाएंगे, मैं क्वेश्चन लाऊंगा मैं उस क्लास में। तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे एवरेज, ठीक है, जिसे मीन भी कहा जाता है, या तो दोस्तों जिसे अरिथमेटिक मीन भी कहा जाता है, या तो उसे हिंदी में एवरेज भी कहा जाता है। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने पहले कॉन्सेप्ट के ऊपर। दोस्तों, अगर मैं बोलूं कि प्रथम n नेचुरल नंबर का औसत क्या होगा, मतलब प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। दोस्तों, मैं जहां भी n नामक शब्द मैं यूज करूंगा वहां आप समझ लेना कि n मतलब अंतिम वर्ड होगा, ठीक है। तो जैसे मैं अगर आप लोगों को बोल दूं कि 1 से लगातार संख्याओं की गिनती में से 75 तक की संख्याओं का औसत कितना होगा, तो क्या फिर आप जोड़ोगे 75 प्लस 74 प्लस 73 प्लस 72 प्लस 71 प्लस 70 से इस तरफ से लेकर 1 तक? नहीं मेरे भाई, आप लोगों को ऐसा नहीं जोड़ना। तो चलिए दोस्तों हम लोग लिखते जाते हैं। मैं लिखता हूं यहाँ पे प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, प्राकृत संख्याओं का औसत। है ना, जैसे मेरे भाई 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस डॉट 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 ये संख्या n तक है, जहाँ दोस्तों n इक्वल टू होगा अंतिम नंबर। तो दोस्तों अगर संख्याएं लगातार है तो इसकी जोड़ की फॉर्मूला होता है क्या, शायद आप लोगों को मालूम होना चाहिए। इसकी मेरे भाई सम की फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस में 1 बट्टे में 2। और दोस्तों मैंने आप सभी को पहला क्लास में ही बताया था कि जो एवरेज की मेरे भाई फॉर्मूला होता है ये क्या होता है, कुल परीक्षणों का योग बट्टे में कुल परीक्षणों की संख्या। तो मेरे भाई ये तो हो गया कुल परीक्षणों का योग, है ना। अब दोस्तों कुल परीक्षणों की संख्या कितनी है, जितना दोस्तों संख्या होगा, जहां मैं दोस्तों आप लोगों को बताया कि n अंतिम संख्या होगा। जैसे अगर मैं मान के चलो, अगर मैं बोलता हूं कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 का औसत क्या होगा, तो दोस्तों अगर मैंने 7 तक ही बोला है तो जो 7 होगा ये मेरा अंतिम संख्या हो जाएगा, है ना। तो टोटल संख्याएं कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगा। तो अगर मैंने संख्याओं को n तक ले लिया है तो टोटल संख्या कितना हो जाएगा, n संख्या हो जाएगा। तो मैं अगर यहाँ पे बोलूँ कि इसका एवरेज कितना आएगा मेरे भाई, तो एवरेज हो जाएगा मेरे भाई क्या, n इंटू n प्लस में 1 बट्टे में 2, और मेरे भाई बट्टे में मैं कर दूंगा n। कोई दिक्कत नहीं। ये दोस्तों हो गया कुल परीक्षणों का योग, और ये हो गया मेरा कुल परीक्षणों की संख्या। अब मैं इसे शॉर्टलाइज करता हूँ, देखो n इंटू n प्लस में 1 बट्टे में 2, और जो a वाला n है मेरे भाई आप इसे लिख सकते हो n बट्टे में 1, है ना। और यह भाग में जब मैं इसे दोस्तों गुना में कन्वर्ट करूंगा तो इसका अंश बन जाएगा हर, और हर बन जाएगा क्या, अंश, मतलब n बटा 1 को हम लिख देंगे क्या, 1 बटे n के रूप में, 1 बटे n के रूप में मैंने लिख दिया। अब a वाला n से a वाला n कट गया। अब दोस्तों फाइनल रूप से क्या बच गया, तो n प्लस 1 बटे में 2। तो दोस्तों इससे कंक्लूजन ओवरऑल क्या निकल के आया कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा तो n प्लस 1 होगा। मतलब दोस्तों जो भी अंतिम संख्या होगा अब उसमें हम 1 जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि प्रथम तीन प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आप लोगों को क्या करना है, अंतिम संख्या कितना है 3, और 3 में मेरे भाई आप लोगों को 1 जोड़ देना, कितना हो जाएगा 4, और बट्टे में कर देना है 2 बराबर 6। तो आप देखो इस चीज़ को वेरीफाई करके, 3 2 5 1 6 बट्टे में 3, 1 2 3 संख्या तो 3, तो 6 बट्टे 3 बराबर 2, और 2 तो मेरे भाई ऐसे भी आ गया ना, 3 प्लस 1 4 बट्टे 2 बराबर 2। तो मैं आप लोगों को ये चीज़ डायरेक्ट रटने के लिए सिखाऊंगा नहीं,
ये चीज़ कैसे आती है, अगर ये चीज़ अगर आप लोगों को मालूम चल जाएगी मेरे भाई, तो आप लंबे समय तक नहीं भूलोगे, है ना। तो आप लोग मेरे भाई इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान देना, ठीक है। चलो मैं कुछ एग्जाम्पल में ले लेता हूँ। जैसे मैं बोलूँ मेरे भाई 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 का मेरे भाई एवरेज क्या होगा। चलो मैं एक संख्या और लेता हूँ, +11 का एवरेज क्या होगा, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले क्या करते हैं, आपका इसका दोस्तों आप इस फॉर्मूला को लगाते n × n + 1/2। उसके बाद आप जोड़ते कि कितना दोस्तों संख्या उससे भाग देते। नहीं, अगर आपने इस चीज़ को ऑपरेट करना सीख गए हो तो बस आप लोगों को सीधा सीधी फॉर्मूला अप्लाई कर देना है ना। तो अब यहाँ पे औसत बराबर क्या हो जाएगा, n + 1/2। n = अंतिम संख्या, तो अंतिम संख्या 11 है, यानी कि 11 + 1/2 बराबर 12/2 बराबर 6 दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। बस ये छोटा सा एग्जाम्पल है, बहुत सी छोटी सी। अभी से दोस्तों बड़ी बड़ी क्वेश्चंस भी बनने वाले हैं जो आप कतई सोच भी नहीं सकते हो। आप सोचोगे कि नहीं भाई ये तो क्वेश्चन मेरे सिलेबस के लायक है ही नहीं, ये तो बड़े बड़े एग्जामों के लायक है, लेकिन वो भी क्वेश्चन आपसे बनेगा, ठीक है। तो चलिए अब मैं इसे इरेज करता हूँ इस एग्जाम्पल को, और मैं बढ़ता हूँ अब दूसरे कॉन्सेप्ट की ओर। अगर मैं दोस्तों यहीं पे लिखूं कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, तो दोस्तों आपका जवाब क्या रहेगा। जैसे दोस्तों मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर + ... अंतिम संख्या का भी स्क्वायर, है ना। ये दोस्तों स्क्वायर है, मैं ठीक से लिख देता हूँ इसे। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों को इसका एक फार्मूला याद आना चाहिए कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है। तो दोस्तों इसका दोस्तों योग का, यानी कि मैं इसे लिखता हूँ कि सम का फार्मूला क्या होता है मेरे भाई, तो n × में n + 1 × 2n + 1/2 होता है मेरे भाई। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं एवरेज, हो सकता है कि आप जब पढ़ेंगे नंबर सिस्टम तो क्वेश्चन एग्जाम में आ भी सकता है कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। तो आप ऐसे में ये मत सोचना कि प्रत्येक संख्याओं का वर्ग को करो और उसके बाद आप उसका दोस्तों जोड़ निकालो और आप एक ही क्वेश्चन बनाने में पूरा टाइम खत्म कर दो, ऐसा नहीं। तो आप लोगों को ये छोटी सी फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। अब मैं दोस्तों अगर मैं निकालूं इसके औसत, है ना, अगर मैं निकालूं इसकी औसत, तो औसत का मेरे भाई फार्मूला क्या होगा, n × n + 1 × 2n + 1/6/n, यही होगा ना। क्योंकि मेरे भाई टोटल दोस्तों जो जितना भी ये संख्या रहेगा हम इसके योग में टोटल संख्याओं से भाग दे देंगे, यही तो निकल जाएगा ना मेरे भाई इसकी औसत, है ना। अब मैं दोस्तों इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, या तो मुझे छोड़ना पड़ेगा इसी तरह से। जैसे मैं दोस्तों अगर एग्जांपल में दूँ, अगर मैं बोलूँ कि 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर का दोस्तों इसका औसत क्या होगा। तो बस आप लोगों को फार्मूला में फिट कर देना है। इसकी दोस्तों फार्मूला क्या होता है, n × n + 1 × 2n + 1/6/n। दोस्तों n है अंतिम संख्या। अब अंतिम संख्या दोस्तों मैंने लिखा स्क्वायर 8 का स्क्वायर, तो आप लोगों को 8 का स्क्वायर में नहीं लेना है, ठीक है। अब देखो दोस्तों मैं क्या करूँगा, इस चीज़ को मैं फार्मूला में फिट कर दूंगा, यानी कि 8 × 8 + 1 इंटू दोस्तों 8 दूनी 16 + 1 बट्टे में 6, और बट्टे में दोस्तों मैं दे दूंगा टोटल संख्या n, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मेरे भाई मैं क्या करूंगा, 8 × 8 + 1 9 × 17 बट्टे में 6 बट्टे में कितना हो जाएगा मेरे भाई, n कितना है तो 8 है ना, मैं दे दूंगा बट्टे में 8। अब जो जो कट रहा है उसे काट दो, 3 × 3 9 3 दूना 6 2 चौके 8। अब इधर मेरे भाई क्या आ जाएगा, 4 × 3 × 17, 4 ×
3/17 और ये भी दोस्तों आप इसे लिख सकते हो बट्टे में 1। जब ये भाग से आ जाएगा गुना में तो अंश बन जाएगा हर, और हर बन जाएगा अंश, मतलब आप इस 8/1 को आप लिख पाओगे 1/8 के रूप में, तो इंटू 1/8 लिखा जाएगा यहाँ पे। तो 4 दूनी 8 हो गया, 17×3 = 51/2 बराबर 25.5 हो जाएगा इसका आंसर, है ना। तो क्या दोस्तों आप लोगों को ये कॉम्प्लिकेटेड रहा दोस्तों? इसमें क्या है, ऑप्शन नहीं है। मैंने जो भी दोस्तों संख्याएं दिया इसमें ऑप्शंस नहीं है, तो क्या आप लोगों को इतना ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी? जब आप लोगों को प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत निकालने के लिए कहा जाएगा तो नहीं, बस मुझे क्वेश्चंस के ऊपर तो आने दो, धज्जियाँ उड़ा दूंगा मैं उन सारे क्वेश्चनों को। चलिए अब मैं इसे इरेज करता हूँ। अगर आप दोस्तों नोट डाउन कर रहे होंगे तो आप इसको एक बार ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं बढ़ता हूँ अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या होगा, प्रथम n सम संख्याओं का योग, दोस्तों ये भी एक अलग क्वेश्चन है ना। तो चलो मैं लिखता हूं प्रथम n सम संख्याओं का योग। प्रथम n सम संख्याओं का मेरे भाई औसत, सॉरी मैं बोल रहा हूं योग, सम संख्याओं का औसत क्या होगा। जैसे मेरे भाई 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 .. दोस्तों जो भी इसका अंतिम संख्या आएगा ये दोस्तों 2 से मल्टीपल होगा, यानी कि जो भी होगा अंतिम संख्या ये 2n हो जाएगा, है ना। और दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था प्रथम क्लास में ही, पहला क्लास में ही, कि अगर संख्याएं दी गई है और अगर उन संख्याओं के बीच का अगर अंतर अगर सेम हो, क्यों ना वो अंतर 1 का हो, या तो दोस्तों 2 का हो, या तो दोस्तों 3 का हो, या तो 4 का हो, या तो जितना का भी हो, तो इसकी दोस्तों औसत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बट्टे में 2। या तो दोस्तों अगर आप लेते हो फर्स्ट से दूसरे नंबर तो आप लोगों को लास्ट से भी दूसरे नंबर लेना होगा और प्लस कर देना होगा और बट्टे में 2 कर देना होगा। तो मेरे भाई मेरे दोस्त इसका औसत का फार्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर दोस्तों गैप सेम है तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा 2 का गैप है, 2 4 में 2 का गैप, 4 6 में 2 का गैप, 6 8 में 2 का गैप, 8 10 में भी 2 का गैप, और इस तरह से सारे संख्याओं में 2 का गैप होता है। आप सभी को मालूम है कि सम संख्याओं में। अब इसका दोस्तों औसत क्या होगा अगर गैप सेम है तो फर्स्ट नंबर, मतलब क्या हो जाएगा फर्स्ट नंबर 2, फर्स्ट नंबर माइनस लास्ट नंबर बट्टे में 2 हो जाएगा। ये दोस्तों फॉर्मूला यूनिवर्सल है, मतलब जितना ही भी दोस्तों जो संख्याएं दी गई होगी उन संख्याओं के बीच में अगर अंतर सेम होगा तो आप इस फॉर्मूला को यूज करके आप औसत निकाल सकते हो, है ना। तो फर्स्ट नंबर मेरे दोस्त कितना है 2 और लास्ट नंबर कितना है 2n और बट्टे में क्या हो जाएगा 2, है ना। अब मेरे भाई देखो क्या हो जाएगा, मैं ऊपर से 2 ले लेता हूँ कॉमन, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 और यहाँ पे क्या बच जाएगा ओनली n और नीचे में 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, ये 2 से ये 2 गया बराबर क्या बच गया 1 + n, चाहे तो आप इसी को कह सकते हो n + 1। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि प्रथम चार सम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम 4 प्राकृत सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आप ऐसे में क्या करते 2 + 4 + 6 + 8 करते, उसके बाद आप इन सारे संख्याओं को जोड़ते, उसके बाद आप निकालते। नहीं तो अगर आप ऐसे टीचर से पढ़ रहे हैं जो आपको सीधा सीधी फार्मूला आप याद करा देते, फिर भी आप उसमें जाते और फंस जाते। लेकिन ये फार्मूला कहाँ से ड्राइव होके आया, कहाँ से दोस्तों ऑपरेट होके आया, अगर ये सारी चीज़ें अगर आप लोगों को मालूम चल गया तो फिर क्वेश्चंस ईजी हो जाने वाली है। तो अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि प्रथम 4 प्राकृत सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो सिंपल से आपको क्या करना है n + 1 कर देना। प्रथम 6 अगर बोला जाए कि प्रथम 6
सम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो दोस्तों प्रथम 6 में अंतिम संख्या क्या, मतलब ये दोस्तों अंतिम n क्या आ जाएगा, 6 + 1 हो जाएगा कितना, 7। चलो अब मैं देखता हूँ उस चीज़ को वेरीफाई करके। तो 12 और 10 22, 22 और 8 30, 30 और 6 36, 36 और 4 40, 40 और 2 42 आ जाएगा मेरे भाई। और टोटल दोस्तों संख्या कितना आ जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 बराबर 7 आ गया ना। तो आप लोगों को अंतिम संख्या यहाँ पे 8 नहीं लेना है और यहाँ पे दोस्तों 12 नहीं लेना है, जितना बोला जाए, ठीक है, आप लोगों को उतना ही संख्या लेना। जैसे अगर बोला जाए कि प्रथम 6, तो आप लोगों का n हो गया 6, ठीक है। चलो अब मैं इस चीज़ को मिटाता हूँ और मैं बढ़ता हूँ अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर। दोस्तों अगर यहीं पे बोला जाए कि प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। जैसे मेरे दोस्त दे दिया, अगर यहाँ पे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + ... दे दिया। तो अब दोस्तों अगर यहाँ पे सम संख्या था तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2n इसका लास्ट डिजिट। अब यहाँ पे दोस्तों इसका लास्ट डिजिट क्या होगा, तो चलो मैं दिखता हूँ यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके। देखो दोस्तों जितना भी रहेगा ना ऑड नंबर विषम संख्या, आप इसको लिख सकते हो 2 × 1 - 1। क्या 1 नहीं आया, बिल्कुल आ गया। आप इस 3 को मेरे दोस्त लिख सकते हो 2 × 2 4 - 1, आ गया ना। आप इस 5 को मेरे भाई लिख सकते हो 2 × 3 - 1, लिख सकते हो बिल्कुल। इस 7 को मेरे भाई लिख सकते हो 2 × 4 - 1। तो क्या मुझे समझ में आया, यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या करना है, 2n कर देना है ना। और दोस्तों लास्ट में क्या कर देना है, माइनस में 1 कर देना है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आप लोगों का, ये अंतिम संख्या आ जाएगा। तो लास्ट संख्या का आ जाएगा 2n माइनस में 1 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे दोस्त इसका क्या हो जाएगा, औसत। तो औसत क्या हो जाएगा, अगर गैप सेम है 1 और 3 के बीच में उतना ही गैप है जितना कि 3 और 5 के बीच में है, और उतना ही 5 और 7 के बीच में है, और उतना मेरे भाई अगले नंबर के भी दोस्तों गैप में होगा, ठीक है। तो अगर गैप सेम है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटे में 2। तो फर्स्ट नंबर 1 है और लास्ट नंबर क्या है मेरे भाई 2n माइनस में 1 है, और बट्टे में क्या हो जाएगा 2। समझ में आ गया ना। आप इस चीज़ को मेरे भाई ऑपरेट करके लिख सकते हो 1 × 2n बराबर 2n, ठीक है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे सॉरी दोस्तों ये तो प्लस है ना, ये तो 1 का 1 ही रहेगा, प्लस में 2n रहेगा और माइनस में 1 रहेगा। यहाँ पे दोस्तों गुना का तो चिन्ह नहीं है, और बट्टे में क्या हो जाएगा 2। अब ये दोस्तों -1 + 1 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, बराबर क्या बच गया n। मतलब दोस्तों अगर आप लोगों को बोला जाए कि प्रथम 9 प्राकृत विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो जो दोस्तों इसका रहेगा अंतिम संख्या, अंतिम नंबर, वही इसका औसत हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अंतिम कॉन्सेप्ट के ऊपर, है ना। अंतिम कॉन्सेप्ट दोस्तों मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, जो रहेगा क्यूब से संबंधित। अगर मैं बोलूँ कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के क्यूब का औसत क्या होगा, क्यूब का औसत क्या होगा। जैसे मेरे भाई 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस ... n का क्यूब रहेगा। तो दोस्तों इसकी क्यूब की फॉर्मूला क्या होता है, n × n + 1 बटे में 2 और सबका होल स्क्वायर, है ना। दोस्तों इसका सम का फॉर्मूला क्या होता है, n × n + में 1 बटे में 2 का होल स्क्वायर, और अगर मैं निकालूंगा अगर इसका औसत तो क्या हो जाएगा, बट्टे में n से भाग दे दूंगा, ठीक है। मतलब n × n + में 1
बट्टे में 2 का होल स्क्वायर और बट्टे में क्या हो जाएगा n। ठीक है, तो इस चीज़ का ये दोस्तों हो जाएगा औसत निकालने का फॉर्मूला। तो दोस्तों जब मैं आऊँगा क्वेश्चंस के ऊपर तो मैं आप लोगों को बताऊँगा कि ये चीज़ें कहाँ कहाँ यूज होगी और कैसे दोस्तों क्वेश्चंस बन जाएगी और ज़्यादा हार्ड भी नहीं लगेगी, है ना। तो दोस्तों आज का ये थ्योरेटिकल क्लास यहीं पे समाप्त होता है। अब मैं दोस्तों जब भी नेक्स्ट एपिसोड में आऊँगा, मैं आऊँगा मेरे भाई क्वेश्चंस के मैं साथ आने वाला हूँ। ठीक है, ताकि मैंने जो भी फार्मूला को ड्राइव करके मैं आप लोगों को बताया हूँ इस एपिसोड के माध्यम से और पहला एपिसोड के भी माध्यम से, मैं उन सारे चीज़ों को इम्प्लीमेंट में करके दिखाऊँ। ठीक है, तो चलिए मैं इस एपिसोड को यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू।